यार दिव्या, ये भी कोई परेशान होने की बात है। तुम्हें फ़ौरन चलकर अस्पताल में एक्सरे करवाना चाहिए। जब तक बीमारी का पता ना चले तब तक इलाज मुमकिन नहीं है। तो एक बार चलकर मेरे कहने पर अस्पताल में एक्सरे करवा लो, सारी बीमारी खुलकर सामने आ जाएगी। मीरा की बात सुनकर मैं शक में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से बहुत दर्द था। मेरी कमर का दर्द जा ही नहीं रहा था। इसी वजह से मैंने मम्मी से कहा कि मुझे किसी हकीम से दवा लाकर दे दो। तभी हमारे घर मीरा आ गई और कहने लगी कि हकीमों की दवाई सिर्फ और सिर्फ इंसानों को बीमार करती है, किडनी भी खराब करती है और उनके और भी मसले होते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि हकीकत तो यही है कि हकीमों की दवाइयाँ इंसान को जल्दी फायदा नहीं करता और उन पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं होता। मैंने मीरा से कहा कि वो मुझे अस्पताल ही लेकर जाए। मीरा बोली कि पहले तुम्हारा एक्सरे होगा, उसके बाद ही तुम्हें दवा मिलेगी। मीरा की बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे एक्सरे वाले डॉक्टर के पास लेकर चलो। मीरा कहने लगी कि कोई परेशानी नहीं है, मैं अस्पताल में सभी लोगों को जानती हूँ। क्या तुम्हारी अस्पताल में जान पहचान है? लो भला, मेरी जान पहचान का फायदा मेरी सहेली को नहीं होगा तो किसे होगा? मीरा की बात सुनकर मैंने कहा कि वैसे तो ना तुम नर्स हो, ना ही डॉक्टर हो, ना अस्पताल से तुम्हारा कोई ताल्लुक है, तो फिर तुम्हारी अस्पताल में इतनी जान पहचान कैसे हो गई? मीरा मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर अचानक हंसकर बोली कि अरे, तुम्हारी सहेली को क्या जान पहचान बनाने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा? आजकल तो लोग एक ही मुस्कुराहट पर फिदा हो जाते हैं। तुम्हारी सहेली की मुस्कुराहट में बड़ी ताकत है दिव्या। उसने कंधे पर हाथ रखकर कहा और मुस्कुराने लगी। मैं उसकी बात समझ गई थी कि शायद किसी डॉक्टर या फिर टेक्नीशियन से उसकी दोस्ती होगी, इसी वजह से वो ऐसा कह रही थी। कल के दिन मुझे मीरा के साथ एक्सरे के लिए जाना था। मैं तैयार होने लगी तो मम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई। बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सरे के लिए नहीं जाना चाहिए। आजकल अस्पतालों के माहौल ठीक नहीं है, और फिर मीरा तो खुद बच्ची है, ये क्या तुम्हें सही सलामत लेकर जा सकेगी? अगले हफ्ते तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम उनके साथ चली जाना। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? अस्पताल में भला किसी को क्या खतरा होगा? ना हमसे कोई चीज चोरी हो सकती है, ना ही कोई हमें छेड़ेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, अगर औरत अकेली भी जा रही हो तो उसके पास सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात ना भी हो तो सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। तुम दोनों की इज्जत नहीं है क्या तुम्हारे पास? बिल्कुल है। तो फिर क्या तुम खुद को किसी से कम कीमती समझती हो? मम्मी की बात सुनकर मैं और मीरा दोनों हंस पड़े। मम्मी प्लीज, आप कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी के भी बहकावे में आ जाए, इसीलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मीरा ने भी मम्मी को तसल्ली दी और हम दोनों घर से निकल गए। रास्ते में मीरा मुझसे अजीबो गरीब बातें पूछने लगी। तुमने अंदर कौन से कपड़े पहन रखे हैं? अंदर कोई हल्के से कपड़े पहने हो तो ज्यादा ही सही रहता है। एक्सरे करवाने के लिए जाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी धात का इस्तेमाल आपके कपड़ों में ना हुआ हो। अपने सर पर अगर कोई क्लिप वगैरह है तो वो भी उतार दो। अच्छा, तुम्हें बड़ा तजुर्बा है एक्सरे का। क्या तुम एक्सरे करती हो? नहीं नहीं, असल में मेरे भी कमर में दर्द होता था। मैंने 2-3 बार एक्सरे करवाए हैं ना, तो मुझे मालूम है। अब तुम्हारा भी कमर का एक्सरे है तो जाहिर है तुम्हें इन सारी बातों का ख्याल रखना ही होगा। मीरा की बातें मैं सुन तो रही थी, लेकिन मुझे उसके चेहरे की रंगत उसकी बातों से मिलते हुए नहीं दिख रहे थे। लगता था जैसे मीरा के दिल में कोई और बात भी चल रही थी, जिसे वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में हम एक्सरे रूम के बाहर पहुंच गए थे। मीरा को एक्सरे रूम का रास्ता यूं याद था जैसे वो यहाँ बरसों से आती जाती रही हो, लेकिन उसे अस्पताल में जाते हुए कुछ ही दिन हुए थे। फिर हम लोग थोड़ी ही देर के बाद एक्सरे रूम के अंदर चले गए। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये एक्सरे रूम अस्पताल के बेसमेंट में था। मैं तो ये अंधेरा देखकर बहुत घबरा गई। मैंने मीरा का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? ये एक्सरे रूम कम और भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। मुझे तो यहाँ डर महसूस हो रहा है। चलो ऊपर किसी दूसरे अस्पताल से एक्सरे करवा लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर सिर्फ 150 रुपए लगते हैं एक्सरे का, और प्राइवेट अस्पताल में 8 से 1200 रुपए का एक्सरे होता है। उसने मुझे पैसे के बारे में बताया तो मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं तो घर से सिर्फ 500 रुपए लेकर आई थी, जिसमें मुझे गोलगप्पे भी खाने थे और अपने कपड़े के लेस भी लेने थे।
थे। अब मैं चुप होकर खड़ी थी। मीरा ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही अंधेरा छाया रहता है क्योंकि एक्सरे के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन काफ़ी भारी होती है, तो इसी वजह से उसे बेसमेंट में रखा जाता है ताकि मशीन को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं उसकी बातें सुनकर चुप खड़ी थी। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और रोशनी दिखाई देने लगी। कमरे की रोशनी में मुझे एक ही मरियल सा आदमी नजर आया। वो शायद यहाँ का लैब टेक्नीशियन था। पंकज भाई, आप इनका एक्सरे कर दीजिए। आपके पास पर्ची है? नहीं जी, पर्ची की मुझे क्या ज़रूरत। उसने ऐसे कहा जैसे कि वो पंकज को काफ़ी सालों से जानती हो। अच्छा ठीक है, लाओ मैं एक्सरे कर देता हूँ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मुझे एक गाउन पहनने को कहा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ये कैसी बात है, एक्सरे तो कपड़ों में भी हो जाता है, उसके लिए कोई गाउन पहनना ज़रूरी नहीं होता। मैंने एतराज़ किया तो वो आदमी बिगड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा मैडम, मुझे क्या, मत करवाइए एक्सरे, मेरे पास यहाँ बहुत मरीज आते हैं। मैं पहले ही बातें कर कर के थक जाता हूँ। आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं तो जाओ। और फिर उसने मीरा को गुस्से से देखा कि कैसे कैसे मरीज को लेकर आती हो, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो आदमी बहुत परेशान और उलझा हुआ लग रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। चलो मीरा, मुझे यहाँ से एक्सरे नहीं करवाना, गवर्नमेंट के अस्पताल और भी बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये किराया लग जाएगा। हम दूसरे अस्पताल में चलते हैं, वहाँ जाकर एक्सरे करवा लेते हैं। मेरी बात सुनकर मीरा ने मुंह बना लिया। तुमने पंकज भाई को नाराज कर दिया। वो बेचारे तो एक्सरे करते हैं, सारा दिन यही काम करते रहते हैं, उनको आदत नहीं होगी ना लोगों से इस तरह की बातें सुनने की। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं भाई, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ जो मैं ऐसे लोगों से एक्सरे करवाऊँ। अब तुम ऐसा करो कि मुझे किसी दूसरे सरकारी अस्पताल लेकर चलो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मीरा और मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। मीरा कुछ परेशान दिखने लगी। हमने ऑटो किया और दूसरे अस्पताल पहुंच गए। मैंने यहाँ अपना एक्सरे करवाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद आकर रिपोर्ट ले जाइएगा। उसके बाद मैं घर आ गई थी। मीरा ने मुझे बताया कि अगर दवा लेनी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें किसी जानने वाले के स्टोर पर लेकर जाऊंगी। मैंने मीरा का शुक्रिया अदा किया और मैं घर आ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मीरा कहाँ गई। अगली सुबह जबकि मुझे स्टोर पर जाना था, मैंने मीरा को बहुत सारे कॉल्स किए, उसको मैसेज भी किया, मगर उसका जवाब नहीं आया। मीरा की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मीरा के घर जाना चाहती हूँ। मीरा का घर ज़्यादा दूर नहीं था, हमसे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैं पैदल भी जा सकती थी, इसलिए मैं पैदल ही मीरा के घर की तरफ चल पड़ी। मीरा के घर जाते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लोग काफ़ी जमा हो चुके थे, जबकि बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने जाकर वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि एम्बुलेंस वाले लोग बाहर खड़े थे। उन्हें भी बताया नहीं गया था कि अंदर हुआ क्या है। उन्हें तो बस कॉल आया था और वो शायद मरीज को लेने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। मुझे फिक्र होने लगी कि शायद मीरा के पापा बीमार थे तो उन्हें कुछ हो गया होगा, क्योंकि मीरा अपने पापा की बीमारी का जिक्र किया करती थी। लेकिन मैं अंदर गई तो मीरा के पापा सामने ही बैठे, दिल पर हाथ रखे बैठे रो रहे थे। क्या हुआ है अंकल जी? मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। तब अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, जाओ बेटी, मीरा के साथ अस्पताल जाओ, उसकी हालत बहुत खराब है। फिर मैंने अंदर देखा तो मीरा की मम्मी और उसकी बहन मीरा को एक चादर में लपेट कर स्ट्रेचर पर डाल रही थी। ये सारा मंजर देखकर मेरा तो दिल ही दहल गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मुझे मीरा को इस हालत में देखना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं कोई मदद करती, मीरा के घर वाले ने उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया और फिर उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। मेरी नज़र सबसे पहले मीरा के फ़ोन पर पड़ी, जिसे मैंने झट से उठा लिया। मैंने मीरा का फ़ोन इसलिए लिया कि अगर उसमें कोई ज़रूरी मालूमात होगी तो वो मुझे मिल सके। मैं नहीं जानती थी कि मीरा ने ऐसा क्यों किया। मीरा के घर वालों के कहने के मुताबिक उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और इसी वजह से हालत खराब होने पर ये लोग उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। मीरा अपनी जान लेने की कोशिश पता नहीं क्यों कर रही थी, जबकि मुझे वो कल परसों ही मिली थी। वो तो बिल्कुल खुश लग रही थी। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था, ना ही उसने मुझसे कोई शिकायत की थी। घर के हालात भी बुरे थे, मगर इतने भी बुरे नहीं कि वो उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे। मैंने मीरा का फ़ोन अपने बैग में रखा और एम्बुलेंस में उसकी बहन के साथ बैठ
बैठ गई। मीरा की बहन मुझे जानती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो भी रोने लगी। बोली कि मैं नहीं जानती, बस मीरा ने आज अपनी जान लेने की कोशिश की तो हम उसे एम्बुलेंस में डालकर लाए हैं। आप उसकी सहेली हो, अगर आपको कुछ पता हो तो हमें बता दो। लगता है कि अस्पताल में पुलिस भी आ जाएगी। ऐसे केस पर पुलिस वाले को भी बुलाया जाता है, क्योंकि अस्पताल में एम्बुलेंस को देखकर कई सवाल उठते हैं कि अगर कोई कत्ल का केस है तो उसके बारे में पूरी तहकीकात की जाए। मैंने कहा कि जब तक पुलिस को खुद कॉल नहीं करेंगे पुलिस ऐसे कभी नहीं आएगी। आप लोग उन्हें बता दीजिए कि आपके साथ क्या मसला हुआ है, उसके अलावा और वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। खैर मीरा को अस्पताल पहुंचाया गया। ये भी एक सरकारी अस्पताल ही था। मीरा को फौरन इमरजेंसी में लेकर जाया गया। उसका इलाज शुरू हो चुका था। सब लोग कमरे के बाहर बैठे थे, मीरा की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था और अब बेचारी मीरा बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। ऊपर वाला जाने डॉक्टर ने मीरा की फाइल देखी या नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद बाहर आकर उतरे चेहरे के साथ जो डॉक्टर ने मीरा के बारे में खबर सुनाई थी, उस सब से न सिर्फ हमारे होश उड़ा दिए थे, बल्कि मीरा के पूरे खानदान का सर भी झुका दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मीरा के साथ ये हादसा भी हो सकता है। उसकी बहन और मम्मी के सर झुक गए थे। उसकी माँ बोली कि इससे अच्छा था कि मीरा मर ही जाती। हमें इस तरह की हालत में मीरा नहीं चाहिए। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी जी? डॉक्टर ने मीरा की मम्मी से पूछा। मीरा तो बगैर शादीशुदा थी। फिर जो बात आप बता रहे हैं वो तो हमारे लिए बहुत बुरी है, लेकिन अच्छा हुआ कि मुसीबत से जान छूट गई, वरना अगर वो बच्चा लेकर घर जाती तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर साहब, उसकी जान तो बच जाएगी ना? मीरा की मम्मी ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर जो ये खबर सुनाकर परेशान थे कि मीरा का बच्चा हम नहीं बचा सके। हमें अफसोस है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सिर्फ लड़की की जान बचा पाए हैं। उस डॉक्टर को लगा था कि शायद सब लोग मीरा के बच्चे के बारे में सुनकर परेशान हो जाएंगे, मगर वो नहीं जानते थे कि घर वाले तो इस मुसीबत के खत्म होने पर खुशियां मनाएंगे और उनके दिल से एक बोझ उतर जाएगा। मैंने किसी से नहीं पूछा था कि मीरा के साथ ये सब क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास मीरा का फ़ोन था और अब मैं उसे चेक करने जा रही थी। मैंने देखा कि मीरा के घर वाले अब थोड़े कम परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने मीरा की जान जाते हुए देखी थी। अब जबकि मीरा वापस होश में आ चुकी थी और उसकी हालत खतरे से बाहर थी, तो मीरा की मम्मी की जान में जान आई थी। मीरा के पापा को ये सारी बात नहीं बताई गई। डॉक्टर से भी खास कह दिया गया था कि मीरा की ये बात उसके पापा से छुपाई जाए। माँ को तो खैर पता था, लेकिन भाइयों और बाकी लोगों को ये बात नहीं बताई गई। घर के मर्दों से ये सब कुछ छुपाया जा रहा था, क्योंकि मीरा ने कभी भी अपने पापा के सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अब ऐसी खबर के बाद वो अपने पापा के सामने कैसे जा सकती थी? मीरा को होश आ चुका था। उसने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। वो किसी के भी मुंह नहीं लगना चाहती थी और ना ही किसी का सामना करना चाहती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप उसे मेरा नाम बताइए, शायद वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर ने ऐसा ही किया तो मीरा ने कहा कि ठीक है, आप मेरी सहेली दिव्या को अंदर भेज दीजिए। मैं अंदर गई तो मीरा को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मीरा, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैंने उसे जाते ही पूछा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ़ कर दो दिव्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की, लेकिन बदले में जो मेरे साथ हुआ वो तो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। ऐसा मत कहो मीरा, तुमने मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश नहीं की। नहीं दिव्या, मैं आज अगर इस हाल में पहुंची हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुरी नीयत की वजह से पहुंची हूँ। ये कहकर मीरा रोने लगी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मीरा, मुझे सारी बात बता दो कि हुआ क्या है। तुम्हारा फ़ोन भी मेरे पास है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कि शायद अब तुम जिंदगी की बाजी हार गई हो। दिव्या, इस सब से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाती। मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे लिए तो मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी, क्योंकि मीरा ने आगे की बात अधूरी छोड़ दी और फिर रोने लगी। मीरा, तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर
और मीरा ने जो बात मुझे कान में बताई थी वो तो वाकई में बहुत परेशान कर देने वाली बात थी, लेकिन मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन था। ये सारी बात अस्पताल से रिलेटेड थी और इस अस्पताल ने ही मेरी सहेली की ज़िंदगी को नर्क बना रखा था। ये नहीं कि आज मीरा इस हाल तक पहुंची थी। अगर मैं उसकी मदद ना करती तो फिर शायद वो सारी ज़िंदगी इसी तरह तड़पती रहती। मीरा ने जो बात मुझे बताई थी उसकी वजह से अब मुझे उसकी मदद करनी ही थी। मैंने अपने बड़े भैया से बात की। बड़े भैया का दोस्त पुलिस में था। सारी बात समझने के बाद उसने मुझसे कहा कि इस सारे केस में तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा। अगर तुम शामिल नहीं हुई तो फिर हम मीरा की मदद नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने भाई से इजाज़त मांगी तो वो ये सब करने के लिए मान गए। वैसे भी मैं एक बार पहले भी मीरा के साथ उस अस्पताल में जा चुकी थी। मुझे एक्सरे करवाने थे। मैंने सोचा कि मैं वही बहाना बनाकर दोबारा से अस्पताल के उस कमरे में जाऊंगी, क्योंकि मीरा की मुसीबतों की शुरुआत भी उसी अस्पताल से हुई थी। मीरा ने मुझसे कहा कि फ़िलहाल तुम मेरे बारे में कोई बात नहीं करना, ना ही जिक्र करना। बस मैं जैसा कहती जाऊँ तुम वैसा ही करना। मीरा ने सारी बातें बता दी थी। मैंने अब मीरा जैसा हुलिया बना लिया था। मैंने काले रंग की चादर से खुद के चेहरे को ढक लिया था। अब मैं कम व बेश मीरा जैसी ही लग रही थी। जो बातें उसने मुझे सिखाई थी मैं उन सब बातों को याद कर चुकी थी। मीरा के सामने दोहराकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मैं कभी भी पकड़ी नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने खुद को अच्छी तरह से ढक लिया। बाकी दो लोग मेरे साथ ही थे। हम लोग अस्पताल के कमरे में पहुंच गए। हमेशा की तरह बेसमेंट में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हर तरफ देखा, कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। मैंने मीरा वाले अंदाज में पंकज को आवाज़ दी, पंकज कहाँ हो तुम, बाहर भी आ जाओ, इतनी भी क्या नाराज़गी। मेरी ये बात सुनी थी कि पूरा कमरा रोशनियों से भर गया। पंकज ने ऐसे जाकर रोशनी जलाई जैसे वो यहाँ पर रहने वाला किसी खुफिया खजाने पर बैठा हुआ सांप हो, जिसे यहाँ की हर एक चीज़ का पता था। वो हंसते हुए मेरी तरफ आने लगा। क्यों भाई, तुम तो बड़ी जल्दी अपने रास्ते पर वापस आ गई। तुम तो कह रही थी कि अब तौबा करके तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी। बस इतनी सी हिम्मत थी तुम में। क्यों, अगर मैं ना आती तो क्या कर लेते तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो ना मीरा जाने मन, कि अगर तुम ना आती मेरे पास तो मैं क्या करता। मैं उसकी बात सुनकर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे रोक सकते हो, मीरा जैसे तूफान को। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कितनी सारी वीडियो पड़ी है तुम्हारी। पहले दिन जब तुम यहाँ एक्सरे करवाने आई थी उस दिन से लेकर पिछले हफ्ते तक की वीडियो पड़ी है मेरे पास। क्या आफत लग रही थी तुम, एक एक पल याद है मुझे, कुछ भूलता नहीं। तुम हो ही इतनी हसीन, ऊपर से जब तुम लाल रंग के कपड़े पहनती हो ना तो और भी कयामत लगती हो। वो आदमी बड़ी बेशर्मी से मीरा के बारे में बातें कर रहा था। मैं ये सब कुछ सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और अपने चेहरे से मैंने नकाब उतार दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम सारी ज़िंदगी उस मासूम जान से खेलते रहोगे? मेरा चेहरा देखकर वो आदमी हैरान रह गया था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन अब वो और बदला लेने के पर उतर आया था। मेरे सामने आकर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और बोला कि तुमने जो चालाकी की है मैं सब समझ गया हूँ। मीरा को तो मैंने कहा था कि कोई मासूम और शरीफ लड़की लेकर आए, उसे मेरे चुंगल में फंसा दे तो मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। लेकिन मीरा तो तुमसे भी ज़्यादा शातिर निकली। उसने अपनी जगह अपनी सहेली को भेज दिया और देखो तुम आ भी गई। अच्छा हुआ, मीरा से तो अब मैं बोर भी हो गया था। मेरा दिल भर गया था। फिर ऊपर से वो गिले शिकवे शिकायतें रोना धोना भी करती थी। वैसे तुम्हारा मेरे पास कुछ नहीं है, तुम तो जब चाहोगी चली जाओगी, तो पीछे मेरा क्या होगा। पंकज शायद उन वीडियो की बात कर रहा था जो उसने मीरा की रिकॉर्ड कर रखी थी, जिसकी वजह से वो उसे हर रोज़ ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सारा खेल समझ चुकी थी, पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने अपने भाई को बाहर रुकने को कहा था, जबकि उस एक्सरे रूम के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा भी था जो अब पंकज ने बंद कर चुका था। मुझे उस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये कैसे खुलता है और मैं यहाँ से निकलकर कैसे जाऊंगी। मैं इस कमरे में बुरी तरह फंस चुकी थी क्योंकि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाज़ा लोहे का था। मेरे भाई को भी शायद इस दरवाजे का अंदाज़ा नहीं था। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने
अपने होश पर काबू पाते हुए पंकज को आखिरी वार्निंग दी कि मैं यहाँ एक आम लड़की नहीं बल्कि पुलिस की तरफ से जासूस बनकर आई हूँ और अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। इतने में मैंने होशियारी से दरवाज़ा खोल लिया। मेरा भाई और भाई का दोस्त जो कि पूरी तैयारी के साथ आए थे वो फौरन एक्सरे रूम के अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि ये मिशन कामयाब हो गया, वरना मेरी जरा सी भी गलती मीरा के साथ साथ मुझे भी ले डूबती। पंकज को वहां से निकालकर पुलिस वैन में बैठाया गया। आगे के हालात बड़े ही दिल दहला देने वाले थे। मेरी तो ये जानकर ही रूह कांप गई थी कि पंकज के पास जो कुछ था वो बहुत ही भयानक था और जिसकी वजह से वो मीरा को ब्लैकमेल करता आ रहा था वो किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी था। पंकज नामी उस दरिंदे ने एक्सरे रूम में कैमरा लगा रखा था। उस कैमरे में वो लड़कियों की हर तरह की तस्वीर खींच लिया करता था। साथ ही साथ वो एक्सरे रूम में अपनी नौकरी का भरपूर फायदा उठाता रहा। हालांकि एक्सरे के लिए अस्पताल का गाउन पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जिस किस्म का भी एक्सरे होता वो हर मरीज को एक ही बात कहता कि आपको अस्पताल का गाउन पहनना पड़ेगा, जबकि ये सब कुछ ज़रूरी नहीं था। मुझे तो पंकज के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, साथ ही मीरा की बुज़दिली पर भी। अगर एक बार उसके साथ कुछ गलत हो भी गया था तो उसे इस सब जुल्म का निशाना नहीं बनना चाहिए था। बजाय अपनी जान लेने और अपनी इज्जत गंवाने के उसे चाहिए था कि वो किसी और को ज़रूर इस बात से आगाह करती ताकि वो दरिंदा उसका फ़ायदा ज़्यादा देर तक न उठा सकता। पर मीरा की अपनी भी गलती थी। उसने ज़िंदगी भर शायद सिर्फ डरना ही सीखा था और मुझे भी वो पंकज के लिए ही लेकर गई थी, लेकिन मैं अपनी होशियारी और अक्लमंदी की वजह से बचकर आ गई थी, वरना शायद मेरा भी हाल मीरा जैसा ही होता। मैं देश की सभी लड़कियों से यही कहूँगी कि बड़े से बड़ा सिस्टम हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, लेकिन कभी अपनी इज्जत के ऊपर कोई समझौता ना करे। जो आपको गलत लगता है उस पर आवाज़ उठाए, वरना कल आपको शर्मिंदगी का बोझ उठाना पड़ेगा। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।